मित्रों नमस्कार। आज हम हैं बांका ज़िले में और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं कि जाकि बांका ज़िले में शिक्षा जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है बहुत ही कम दिनों में। और बांका में जो शिक्षा लहरा रही है उनको सींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साइंस टीचर के रूप में इन्होंने बांका ज़िले में प्रसिद्धि पाई। उसके बाद उन्नयन बांका में भी इनका रोल अहम रहा और अभी डाइट में है। इनका नाम है ममता कुमारी जी। बेटा ममता कुमारी जी। मैडम सही है जी। थैंक यू मैडम, आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम आपका। और मैडम पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि और क्या उपलब्धि रही मैडम, जितना हम जानते हैं इसके अलावा। और मैं ऐसे हाउस मेकर, होम मेकर या हाउसवाइफ आप कहें वो मैं थी। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से 97 में पीजी करने के बाद दरमियान ही हमारी शादी हो गई थी। और शादी के बाद मैं 93 में जिला बना तो हमारे हस्बैंड LIC में है, तो LIC में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रांच 2 से, तो मैं भी यहीं चली आई बांका। उस वक्त बांका 96 में मैं यहाँ चली आई थी, 96-97 में। उस वक्त बांका में 6-6, 7-7 दिन तक बिजलियाँ नहीं रहती थी। इतना विकास जो आप बांका का देख रहे हैं वो नहीं था। तो हमारा पढ़ाई, हमारे पीजी करने के दरमियान ही पहला इशू हुआ मेरा, क्योंकि हम लोग को 1 वीक का पीजी का एग्ज़ाम होता था, 1 वीक का गैप हुआ करता था एक-एक पेपर के बीच में। उसी के बीच में इशू हुआ मेरा पहला संतान। उसके बाद उसको मैं बड़ा करने लग गई और 2.25 साल के बाद दूसरा संतान, क्योंकि यहाँ पर मैं और आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन मैं बच्चों के लालन पालन में, वे बहुत छोटे थे तो उनमें ही लगी रही। 12 साल तक मैं बच्चों को बड़ा करने के बाद मैं पुनः फिर से मेरे हस्बैंड देखे कि इसमें पढ़ने का ललक है, ये पेपर्स वगैरह पढ़ती रहती है और बच्चों को भी इतना अच्छा से पढ़ाती है बच्चों को घर में। तो इन्होंने मुझे मौका दिया कि चलो तुम बीएड कर लो। तो मैं 2009-10 में बीएड की डीपीएस भागलपुर से, और 11 में रिजल्ट आया उसका। और उसके बाद मैं देवसंघ से एमएड की, और एमएड का रिजल्ट भी नहीं आया था और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हुआ। और डिप्सर में जो महिलाओं के लिए केंद्रित आपका ईटी, बीएड और एमएड के लिए है, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की 1 साल तक। और इसी दरमियान 2011 में पहला टेट हुआ बिहार में, जिसमें मैं 1 to 8 और हाई स्कूल के लिए क्वालिफाई की। उस वक्त मैं एमएड ही कर रही थी, इसके लिए कोई मैं विशेष तैयारी नहीं की थी। तो घर से हमारे जो फादर इन लॉ हैं उन लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट में आ जाइए, तो गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे तभी आप ट्रेनिंग कॉलेज में आ पाएंगे। तो चूँकि बार बार लेटर्स आ रहे थे तो मैंने नरीपा में ज्वाइन किया अक्टूबर 2013 में। हाँ, तो वहाँ 5 महीने में रही, बहुत क्वालिटी समय बीता, बहुत कुछ बच्चों को सिखाई, बहुत कुछ जाना, बच्चों से भी सीखा, सभी लोगों से, कि रियली जब हम जो पढ़ के आए हैं और रियल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। फिर पहला आपका कैंप लगा हाई स्कूल के लिए। बीएड कॉलेज में आप पढ़ाते थे, वहाँ से जस्ट आगे प्राइमरी स्कूल में कैसा महसूस कर रहे थे? ऐसा महसूस हुआ कि काफी शर्म लग रहा था और लज्जा भी आ रही थी, और बिल्कुल गांव के बीच में, और अजीब सा मतलब महसूस हो रहा था कि हम कहाँ चले आए हैं। ग्रामीण परिवेश में मेरा एक्सपीरियंसेस नहीं था। अच्छी पढ़ाई लिखाई मेरी कॉन्वेंट में हुई थी, माता पिता ने बहुत अच्छा पढ़ाई कराया था मेरा। मैं ग्रेजुएशन भी SSLNT धनबाद से की थी, और यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट में उस वक्त बेलग्रामी सर का रीजन था, तो वो आइसोलेटेड आइलैंड की तरह एकदम बनाए हुए थे। तो सारा सब कुछ होने के बाद जब मैं वहाँ गई तो सारे बच्चे, पूरा आंगन बच्चा जो है पाँव छू रहा है, तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे गांव में वो जो हमारे जड़ से संस्कार हैं उससे जुड़े हुए हैं।
लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ पर बच्चों को सिखाया कि कैसे प्रेयर करना चाहिए, चिल्ला के नहीं करना चाहिए, कैसे हम भगवान से याचना कर रहे हैं, कैसे आप एक हाथ की दूरी रख के असेंबली कीजिए। बच्चे को सिखाया कि आपको लीड करना है। कितने दिनों तक रहे वहाँ? वहाँ मैं मात्र 5 महीने रही और सभी ने कहा, हमारे जो एचएम महोदय थे और जो हमारे सभी साथीगण थे, वो लोग बोले कि आप 5 महीनों में बहुत कुछ दे के जा रही हैं यहाँ से। उसके बाद फिर कहाँ का सफर हुआ शुरू? फिर वो फर्स्ट कैंप लगा ये हाई स्कूल के लिए बांका जिला में। उस वक्त अहसन सर यहाँ डीपीओ थे, तो वहाँ हमें मिला जो पोस्टिंग वो खेसर। तो मैं बड़ा परेशान हुई कि सुना कि नक्सल एरिया है, इतना दूर जाना होगा, जाने के लिए भी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ ऑटो ही चलती है और वो भी जब तक पूरा भर नहीं जाता, बहुत कम, दुर्गम है, पूरा खाली खाली स्थान। तो शुरू में तो समझ में नहीं आया मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्या करूं, लेकिन ज्वाइन किया और वो भी मेरे लिए कठिन था क्योंकि वहाँ सुनते थे वो राम सरैया होके जाते थे, वहाँ एक नेगेटिव वाइब्स आता था। इतना बातें भी सुनी थी और कुछ महसूस भी करती थी, तो इतना आसान नहीं रहा वो। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी, वहाँ पे सब कुछ चेंज होना शुरू हुआ। सभी को बहुत रिस्पेक्ट था, टीचर्स के लिए हर किसी को रिस्पेक्ट होता है। ये एक ऐसी टीचर आई है जो बच्चों को आगे बढ़ा रही है। 30 साल में खेसर में कोई भी साइंस प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। जैसे कि मैडम प्राइमरी स्कूल में गए, थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ आ गए हम जी। यहाँ जाने के बाद कुछ मन में उत्साह बढ़ा होगा आपका हाई स्कूल जाने के बाद? हाँ, हाई स्कूल में आए तो लगा कि कैसा है, यहाँ बच्चे बड़े बड़े थे और बहुत लंबा एरिया को कवर करता है +2 हाई स्कूल खेसर, काफ़ी लंबा एरिया को, गर्ल्स भी बहुत है वहाँ पे, बॉयज़ गर्ल्स, और बहुत लंबा एरिया को कवर करने वाला स्कूल था। तो बहुत ये से आए थे, बहुत, चूँकि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई थी, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है, और वहाँ हमें नैक और एनसीटी के लिए काम करने का भी मौका मिला था, स्किल डेवलप होता है। तो जितना जितना भी हो सका मैं अपना बेस्ट देते गई। यहाँ के बच्चों को मैं 2014 में पहला साइंस कांग्रेस के प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को तैयार किया। 13 में आप आए, 14 में तैयार कर दिए? नहीं, 13 में वहाँ गए थे सर, और फिर यहाँ पे 14 में 14 में। जी। और एक विज्ञान शिक्षिका के रूप में आप प्रसिद्धि पाए मैडम 14 से ही। जी, वो बच्चे का रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स बच्चे को करना होता है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, और 2 प्रोजेक्ट बिहार में चुने जाते हैं, एक ग्रामीण परिवेश के प्रोजेक्ट को, एक शहरी परिवेश वाले बच्चे का। तो उसमें पहली ही बार में 2014 में खेसर का चयन हो गया बिहार की तरफ से इंडियन साइंस कांग्रेस में, जहाँ रेड कारपेट बिल्कुल चाइल्ड साइंटिस्ट आया इस तरह से। तो काम तो मैं करती थी, बच्चे को प्लेटफॉर्म देती थी, रिसर्च बेस्ड काम बच्चे कहाँ से जानेंगे, और वो बच्ची बिल्कुल ब्रोकन फैमिली से थी, सविता कुमारी। तो उसको उसका आउटलुक बढ़ा कि बाहर में बच्चे कैसे हैं, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएं। इवन मुझे भी बहुत अच्छा कलीना यूनिवर्सिटी मुंबई मुझे जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे ये जो सिद्धार्थ कैलाश सत्यार्थी जी, उनका भी संबोधन सुनने को मिला। बच्ची को, वो हर एक बच्चे के स्टॉल पे आते थे, और उस बच्ची को भी पूछा तो वो थोड़ी घबरा जरूर गई थी। थोड़ा बोलने के बाद मैंने ही बताया, तो वो उन्होंने हम बोले सर कुछ लिख दीजिए, तो उन्होंने लिखा, सविता तुम जीवन में कभी डरना नहीं। उसको वो सहेज के रखी हुई है बच्ची, जो उसमें उन्होंने अपना दिया, सिग्नेचर दिया। तो इस तरह से लगातार जब तक मैं खेसर में 6.5 साल तक रही, बच्चे साइंस कांग्रेस में नेशनल जाते रहे लगातार। इसी क्रम में मैं यहाँ पर डाइट से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड थी। तो यहाँ एजुकेशन से? जी, एजुकेशन से। तो ये समझिए कि मेरे जीवन में 12 साल तक पढ़ाई बंद हो गया, बच्चों को बड़ा किया, और वो समय फिर से पढ़ी जबकि कोई चीज याद नहीं होता है, लेकिन वहां भी एक्सेल ही करती थी, बीएड में भी, एमएड में भी, और मुझे पैशन भी है पढ़ना और पढ़ाना। और मेरे ख्याल से जो भी कोई किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, उस चीज के लिए उनका पैशन होना चाहिए। तो डाइट में आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं मैडम? डाइट में आने के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि यही पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना ही तो मेरा पैशन रहा है, और वो मैं निरंतर करते जा रही हूँ। नाना प्रकार के प्रशिक्षण में मुझे मौका मिला,
चाहे वो गांधी कथा वाचन का हो। 2017 में यहाँ डीएम कुंदन कुमार सर थे, तो उन्होंने ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लाया जिसमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत थी जो कि अपना फ्री ऑफ कॉस्ट समय दे सकें बच्चों के लिए। वैसे शिक्षकों को वो खोज रहे थे, तो उसमें मैं पहली महिला थी जब उनके साथ जुड़ी। उन्होंने प्रश्न किया था कि आप क्यों जुड़ाती हैं, आप अपने विद्यालय आते आते आपको संध्या समय हो जाता है, फिर आप घर में आराम करेंगे, हम तो आपको कुछ पे नहीं करेंगे, हम जो भी क्रैश कोर्सेज या इक्वेशन ऐप चलाएंगे उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा था कि सर कोई भी काम जो नेक इरादे से की जाती है, समथिंग डिफरेंट और शिक्षण में मैडम आपने कौन कौन सा प्रशिक्षण यहाँ लिया है और दिया है मैडम? जब मैं विद्यालय में शिक्षिका थी उस वक्त भी मैं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए वर्कशॉप होता था, उसमें मैं हमेशा से लगी रही और बच्चों को प्रोजेक्ट बनवा के नेशनल लेवल पे भेजते रही बच्चों को। और उसके बाद उन्नयन के लिए ये बांका की धरती जो उन्नयन बिहार अभी आप देख रहे हैं, तो पहले उन्नयन बांका था, उसके लिए भी मैंने काफी काम किया। और मोहनपुर में शिक्षकों को 15 दिन तक, 1 महीने तक समझिए कि मैंने प्रशिक्षण दिया। फिर 15 दिन तक मैंने गांधी कथा वाचन का प्रशिक्षण में ज्ञान भवन में ली थी और 15 दिन तक यहाँ पे शिक्षकों को, हेडमास्टर्स को प्रशिक्षण दिया था। एक था मोहन और बापू की पाती, कैसे उसका वाचन होना चाहिए, उसमें भी मैं लगी रही। उसके बाद एडोलेसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, फिर किशोरी मंच के लिए जो होता था तरंग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, उसमें रही। एमएचएम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर मैनेजमेंट, उसमें भी मैं रही नोडल शिक्षिका। तो इस तरह का नाना प्रकार का प्रशिक्षण जब शिक्षिका थी तब भी मैं ले रही थी, दे रही थी, और निष्ठा का भी मैं साधन सेवी रही हूँ। और उस वक्त भी मैं यहाँ पे ओडीएल रिसोर्स पर्सन थी डाइट बांका में, और 1 साल तक मैं यहाँ प्रतिनियुक्त भी थी यहाँ पे लेक्चरर के रूप में। और उसके बाद गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं यहाँ हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था बांका में। और इसी दरमियान यहाँ पे निकला था डाइट बांका के लिए वैकेंसी, और 2020 में मैं यहाँ पे पदस्थापित हुई एज ए लेक्चरर। अभी यहाँ पे फाउंडेशन विषय में मैं हूँ, और हर तरह का, जिस भी तरह का, जैसे नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, तो 10वां बैच कल से स्टार्ट होगा। अभी तक 9 बैच को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। और हाई स्कूल के टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हूँ। तो बहुत तरह का प्रशिक्षण में मुझे बहुत ही आनंद आता है, प्रशिक्षण लिया भी और उतना ही मन से प्रशिक्षण को दिया भी। सभी से जुड़ती हूँ, सभी से सीखती हूँ, और जो मेरे पास है वो मैं देती हूँ, जो उनके पास है उसको लेती हूँ। मैडम एक प्रश्न करना चाहेंगे, आप शिक्षक के रूप में भी रहे और अभी प्रशिक्षक के रूप में भी हैं, जी, कहाँ ज्यादा जो है सेटिस्फाइड हैं आप, कहाँ संतुष्टि ज्यादा कहाँ मैं मिलती है? दोनों जगह सेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि बेस में तो पढ़ना पढ़ाना ही है। मैं वहां भी रही तो एक्सेल की, यहाँ भी हूँ तो कर रही हूँ। और सभी को जहां भी रहे, जिस भी प्रोफेशन में रहे, उसके साथ बिल्कुल अकाउंटेबल होना चाहिए और बिल्कुल समर्पण से वो काम करना चाहिए, तो आप सब एंजॉय करेंगे, चाहे आप टीचर हो चाहे टीचर एडुकेटर हो। जो शिक्षक को मैडम बीच बीच में देखें तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते रहे, जी, इससे क्या कुछ बेनिफिट लगता है मैडम, मिलता है? देखिए, प्रशिक्षण से बेनिफिट मिलता है, आपकी दक्षता, आपकी जो कौशल है, और जो अभी 21st सेंचुरी का जो स्किल्स होना चाहिए, एडवांस स्किल्स जो आना चाहिए। टेक्नोक्रेट दुनिया है तो अपडेटेड नहीं रहेंगे बच्चे, नॉलेज एक्सप्लोजन की दुनिया है, तो आप अपडेटेड नहीं रहेंगे अनलेस, तो कैसे काम चलेगा? आप स्टैग्नेंट पूल ना हो जाए, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि गेट टुगेदर होता है कि इनके पास क्या अलग शैलियां हैं, या कुछ नए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल आते हैं, कुछ बातों को लेके आते हैं। अभी जैसे सीखने के प्रतिफल से जोड़ के चल रहा है, हम पढ़ाते तो पहले भी थे, लेकिन गतिविधियां हम नहीं करते थे, चॉक एंड टॉक और वही बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से। कैसे हम बच्चों को मौका दे हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के लिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए, ताकि उनका खुद का कॉन्सेप्ट निर्माण हो, स्वयं जब उससे बच्चे जुड़े। तो कुछ पद्धति को तो चेंज करना होगा, एनईपी 2020 भी डिमांड कर रहा है। वही पुरानी बातें हैं गांधीयन
समय में गांधी जी कितना हर एक चीज का कुटीर उद्योग अपने पैर पे खड़े होने के लिए रचनात्मक तरीके से जी वोकेशनल एजुकेशन को जोर दिया था। वही बातें फिर से लौट रही हैं, उससे जुड़ने की जरूरत है ताकि पीढ़ियां जो है जो पिछड़ी हैं वो आगे अग्रसर हो। जी बांका जैसे जिले के लिए मैडम, जी जैसे कि बिहार के अन्य जिलों की अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये पीछे नजर आता है, ऐसा कुछ महसूस करते हैं? देखिए बांका को पिछड़ा जिला नहीं बोल के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, महत्वाकांक्षी जिला। पिछड़ा तो है लेकिन इसको ऊपर ले जाने में हम शिक्षकों का, समाज के सभी सदस्यों का, फैमिलीज का, पेरेंट्स का, सभी का योगदान, एडमिनिस्ट्रेटिव का, टीचर्स का, टीचर एडुकेटर्स का, सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। कोई एक अकेला से नहीं हो सकता है। पिछड़ा है तो पिछड़े से उसको अग्रसर ले जाने के लिए सबको मिल के काम करनी होगी। उन्नयन बिहार में तो मैडम देखिए बांका की कितनी बड़ी उपलब्धि रही जी पूरे देश के स्तर पर। जी व्यक्तिगत तौर पर मैडम आप क्या कुछ और सलाह देंगे या कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए जो कि बांका जिले की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, विशेष करके मतलब इस परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं, ग्रामीण परिवेश का ज्यादा देखने को मिलता जी है, जी तो ऐसे में मैडम क्या तो कुछ लगता जो है? यहाँ का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है जी उसी से आधारित अभी आपका डिजिटली आपका दीक्षा पे काम हो रहा है बहुत जोर शोर से भारत सरकार के तरफ से। भारत सरकार ने सारे डाइट्स को एम्पावर किया है और अथॉरिटी दी है कि जो शिक्षक वहाँ ग्राउंड लेवल पे पढ़ा रहे हैं क्या समस्याएं हैं और उस लेवल जो वहाँ की उपलब्धि है उसके अनुसार से कोर्सेज को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसके लिए डिजिटली कोर्सेज को टीचर के साथ मिलकर बनाए। हम मैं जो है दीक्षा कोऑर्डिनेटर भी हूँ जिला के लिए। हम लोग 3 मेंबर्स हैं हमारे साथ, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर श्रीमती ये अमृता मंडल और कृष्णा कुमारी जो मेरे साथ काम करी, और साथ ही साथ बांका जिला के टेक्निकल टीम मेंबर्स भी हम लोगों के साथ लगातार लगे हुए हैं कि इसकी अभी जस्ट शुरुआत हुई है। एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया बालमन 1.0, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, कक्षा में सक्रिय भागीदारी। इसी तरह से जो आप बोल रहे हैं जो इतना पिछड़ा हुआ है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में हमारे सरकारी विद्यालय हैं, बहुत सारे कमियां हैं, तो कैसे हम, चूंकि अभी टेक्नोक्रेट दुनिया है, हम गूगल को सर्च करते हैं, हम फेसबुक में जाते हैं, ट्विटर में जाते हैं, तो हम डिजिटली कैसे नॉलेज शेयरिंग करें, जो भी प्रोजेक्ट बनाए, कोर्सेस बनाए, यहाँ के भाषा में गणित सिखाएं या अंगिका में ही कुछ पढ़ाना है, सिखाना है छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो इस पे बहुत काम होना जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैडम एक सुझाव और एक सलाह आपसे लेना चाहेंगे। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं और समाज में भी ऐसा कुछ एक तरह है कि वो शिक्षक नहीं पढ़ाते या नहीं आता है, ऐसे में उन शिक्षकों में भी इम्प्रूवमेंट आने के लिए क्या करना चाहिए उन शिक्षकों को? जी एक परसेप्शन बना हुआ है कि कुछ नहीं किए तो शिक्षक बन गए, कुछ नहीं कर ले किए होले टीचर बनेंगे। ये बहुत गलत परसेप्शन है, इसको तोड़ेंगे हम शिक्षक ही तो। एक सच्चा शिक्षक बनना आसान काम नहीं होता है, उसके लिए अपना पर्सनालिटी, अपना सोच, अपना व्यवहार, अपना अकाउंटेबिलिटी, अपना समर्पण, सभी से आपको अपना पर्सनालिटी में मॉडिफिकेशन करना होगा। साथ ही जितना सा ही आपको आ रहा है, जिनको भी शिक्षक शिक्षिकाओं को एटलीस्ट वो बच्चों को आप दीजिए, आप उसको दीजिए। बच्चा जो आ रहा है उसकी क्या गलती है, और आप निरंतर अध्ययन अध्यापन कीजिए। इतना सारे मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हैं, बहुत सारे मीडिया, कोई एक पत्रिका और एक पेपर डेली रीड कीजिए और अपना एबिलिटी को बढ़ाइए। अध्ययन अध्यापन जो लाइफ लॉन्ग लर्नर की बात है वो खत्म ना करें, तो फिर आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा और समाज का परसेप्शन भी चेंज होगा, और हो भी रहा है। आप मैडम निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत इस मायने में भी मुझे लगता है मैडम, 12 साल तक पढ़ाई छूट गई, उसके बाद भी आके जो है हर एक मुकाम तो हासिल कर लिए, तो उन महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर मुझे लगता है कि प्रेरणा स्रोत है। जी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी, आपका जो भी सपना है, चाहे आप माँ बन गई या आपकी शादी हो गई, बाल बच्चे हैं, उनको बड़ा करना, एक फैमिली की को पूरा एक सूत्र में लेके चलना था, वो चीज ना भूलें। लेकिन जो आपका सपना है उसको भी खत्म ना करें, उसको भी आप घर रहते हुए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, या आप जो कुछ करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। आज तो के समय में बहुत प्रोविजन है कि महिलाएं आगे बढ़ें, और बढ़ भी रही हैं, बच्चियां बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं।
तो दोहरी जीवन तो जीना होता है, घर में भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाहर भी है। एक चैलेंज होता है तारतम्य बनाना। तो अनलेस घर में जो पुरुष हैं, चाहे वो पति हो, बेटा हो या भाई, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ रही। कोई भी महिला आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे पुरुषों का भी उतना ही सपोर्ट होता है, चाहे वो उसके फादर हो, उसके ससुर हो, उसके बेटा हो या पति हो। तो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और पुरुषों को भी कंधे से कंधे मिला करके मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ाने में बेटियों को, पत्नियों को, बहनों को आगे ले जाना चाहिए। मैडम, महिला दिवस पर भी आपको सम्मानित किया गया था, क्यों किया गया था मैडम? कुछ जी, वरी उप समाहर्ता मैडम का हमारे लिए आमंत्रण था और उन्होंने एक साक्षात्कार रखा था, जैसे कि गायनिकोलॉजिस्ट को लाया था हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर एक वकील को लाया था कि वो बच्चियों को उसके अधिकारों के बारे में बताए। और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपनी कहानी मेरी कहानियों को भी उन्होंने सुना, वो बहुत उससे प्रभावित हुई। और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था कि माताएं पहली और आजकल की माताएं क्या अंतर है, या कैसे बहुत सारा शिक्षा के लिए, समग्रता से शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए। तो वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने मुझे सम्मान किया कि कोई निरंतर आगे बढ़ी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनकी माताजी भी आई हुई थी साथ में, तो बहुत अच्छा परिदृश्य था। और ऐसे ही महिलाएं एक से एक हैं जो काम कर रही हैं आजकल की बच्चियां, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लोगों को उनको सम्मानित भी करना चाहिए। और एक से एक लोग हैं जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो उनकी कहानियों को भी बच्चे के बीच में लाना चाहिए प्रेरणा के तौर पे, ताकि बच्चियां आगे बढ़े। जी। और कुछ मैडम संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, बांका जिला को अपलिफ्ट करें, चाहे जहां भी आप हैं, जिस भी क्लास में हैं, प्राइमरी के टीचर हैं या मिडिल स्कूल के हैं, हाई स्कूल के हैं या टीचर एडुकेटर है, अकाउंटेबल बने, प्रतिबद्धता रखें और समर्पण रखें, पैशन रखें। ये न कहें कि बस नौकरी में आने के लिए हमने पढ़ लिया और हो गया। निरंतर आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो ये पंक्ति है, ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. एक शिक्षक अच्छा शिक्षक तब तक नहीं बन सकता है जब तक स्वयं वो अध्ययन अध्यापन में रत ना हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक लैंप को प्रज्वलित होने के बाद ही वो दूसरे को दीप्तिमान कर सकता है, तो पढ़ना नहीं छोड़े, क्योंकि समाज डायनेमिक है, चैलेंजेस है 21st सेंचुरी का। आपको एडवांस स्किल्स आने चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सीखिए, बच्चों से भी सीखिए, किसी से भी सीखिए, डाउन टू अर्थ रहिए और हमेशा अध्ययन अध्यापन करते रहिए, क्योंकि ज्ञान का समुद्र तो अथाह अनंत है ना। स्किल्स आपको हमेशा रिफाइन करना होता है, दक्ष करना होता है, धार देना होता है, तो वो करते रहे। यही संदेश है सभी के लिए। अपने समय दिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।